चलो बच्चों, आते हैं अपनी कहानियों पर, जो गंदी गंदी कहानियाँ होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा था, शायद याद होगा, इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण। सही बात है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, इंटरफ्रेंस को। तो इंटरफ्रेंस में कुछ बताया था कि आपके पास में दो वेव्स होती हैं, उनका आपस में मिलना होता है, मिलन समारोह यानी शादी समारोह अपना, याद होगा थोड़ा सा। फिर कंडीशंस लिखी थी, तो 4 छोटी छोटी सी कंडीशंस थी। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, सेकंड नंबर आयाम, एम्पलीट्यूड, थर्ड नंबर था फेस डिफरेंस, पथांतर, और उसके बाद में जो अगली कंडीशंस अगर आपको याद आ रही हो तो लिखी थी कला शब्द स्रोत। इनके बारे में बताया था थोड़ा सा, कला शब्द स्रोत के बारे में क्या बताया था। ऐसी तरंगे जिनके बीच में क्या होना चाहिए, बोलो यार थोड़ा सा, कलांतर यानी फेज डिफरेंस अगर आपका कांस्टेंट है तो वो कैसी होती हैं, कोहेरेंट या कला संबद्ध स्रोत। अगर चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो कैसी होती हैं, इनकोहेरेंट सोर्स। आया कुछ याद। फिर एक आता है कि प्रकृति के अंदर जितने भी आपके पास में पाए जाते हैं फ्री सोर्स है, स्वतंत्र प्रकाश स्रोत, ये कभी भी इंटरफ्रेंस शो नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि याद करो थोड़ा सा, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं होता, ये इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं। लेकिन अगर एक मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया जाए, कल की बातें हैं, आई कुछ याद, लिया जाए तो उन एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित जो तरंगें हैं जो एक ही सोर्स से आती है, अगर उनको मिलाया जाए तो व्यतिकरण हो जाएगा, इंटरफ्रेंस हो जाता है। अब इंटरफ्रेंस होने से क्या होता है उसके ऊपर आते हैं अपन। सही बात है, तो कल की बात तो सिंपल सी थी, दो वेव्स का या तरंगों का आपस में मिलना, बस कंडीशंस लिखी, काम खत्म हो गया। अब मिलने से क्या क्या इफेक्ट आएंगे वो अपने को यहाँ पर देखना है। सही है, चलते हैं अपन आगे। तो बेसिकली अपने पास में जो व्यतिकरण है ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरफ्रेंस दो प्रकार के हैं। फर्स्ट नंबर पे जो आता है अपने पास में, ये अपना फर्स्ट नंबर, ये है अपने पास में समपोसी, नाम ही अजीब सा है, समपोसी। इंग्लिश में नाम है इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। सही है, तो इंग्लिश नेम आप समझ ही गए, सिंपल सा क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अब इसमें क्या कहानी होती है वो देखनी है अपन को। चलो, टाइप्स ऑफ इंटरफ्रेंस में आ रही कहानी, तो अपन यहाँ पे एक दो वेव बनाते हैं आसान सी। ये एक वेव बना दी अपन ने, यहाँ पर दिख रही होगी, ये अपन जानते ही हैं। यहाँ पर इस वेव में ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ये कितना हो गया A1, ये इसका डिस्प्लेसमेंट Y1, और ये कितना हो गया यहाँ पर T। इसकी इक्वेशन अपन लिख सकते हैं बड़े आराम से, पढ़ा रखी है मैंने पहले आपको। Y1 बराबर ये है A साइन, और ये कितना हो गया यहाँ पर ओमेगा T। सही बात है, ये आसान सी एक वेव बना दी, साइन वेव है, दिख रही है, साइन ओमेगा T यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्वेशन में लिखा है, बता रखी 11th में भी, उसके पहले कुछ दिनों पहले बताई थी। और वैसे भी याद होगा, ये ऑसिलेशन की इक्वेशन है, सारी कहानियाँ पहले पढ़ चुके हैं अपन। इसमें एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर इंटेंसिटी, हिंदी में कहते हैं इसको तीव्रता, ये मैंने लिखी यहाँ पर KA1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अभी वैसे पढ़ाया हुआ है पिछली क्लासों में, लेकिन अभी के लिए याद रखो, कैसे जब आएगा तब करेंगे वहाँ पे आगे। इंटेंसिटी हिंदी में तीव्रता, I1 बराबर कितनी है, KA1 स्क्वायर। सही है, ये इंटेंसिटी क्या शो करती है, इंटेंसिटी बेसिकली आपके पास में जो भी वेव्स होती हैं, जैसे साउंड वेव की बातें करें अपन, तो साउंड वेव के अंदर उसकी जो लाउडनेस आती है, चीखना, कितना जोर से तुम चीख सकते हो उसको शो करती है। तो क्लास में तुम चीखते ही हो, वैसे कोई नई बात है ही। अगर अपन लाइट वेव के लिए बातें करें तो इंटेंसिटी उसके रेस्पेक्ट में ये उस लाइट सोर्स की जो चमक होती है उसे क्या करती है, दर्शाती है। सही है, तो डिफरेंट डिफरेंट वे में ये अलग अलग वैल्यू, लेकिन नाम एक ही है, सिंपल सी इंटेंसिटी। चलो, अब आपके पास एक और वेव बनाते हैं, क्योंकि मिलने के लिए दो चाहिए, अकेला आदमी क्या मिलेगा बेचारा, मिल लेता है कभी कभी अकेले में।
ये इसके लिए y2, ये अपन जानते ही है टाइम। ये सेकंड नंबर वेव अपन ने क्या कर दी, बना दी। ये इसका जो एम्पलीट्यूड है ये a2 है, और इधर ये अपन जानते ही हैं a2। इसकी भी अगर इक्वेशन लिखें अपन तो ये a2 और ये साइन ओमेगा t लिख दी, दोनों की इक्वेशन लिख दी। इसके लिए भी अपन इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आराम से। तो इसकी जो इंटेंसिटी है, ये तीव्रता है, ये के a2 का क्या हो गया अपने पास में ये स्क्वायर। तो ये दो वेव अपन ने बना दी। अब ये दोनों जो वेव यहाँ पे बनी हुई है, अगर आपको संपोसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस लेना है, सही है, तो दो वेव इस कंडीशन में होनी चाहिए। मतलब क्या है, ये दोनों जो वेव्स हैं, कंडीशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए समान कला, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेम फेज में। फेस दोनों का कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सही है। और कुछ दिनों पहले जब इंट्रोडक्शन चल रहा था तो सेम फेस की जो कहानियां हैं ये बताई थी मैंने, अगर याद हो। यहाँ पे भी अगर वेव को देखें तो ये कहाँ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ से भी अगर इस वेव को देखें तो ये कहाँ जा रही है, अपने पास में अपवर्ड डायरेक्शन में। इनिशियल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो है 0, दोनों ओरिजिन चल रही है, 0 मानना ही है। चलो, फेस सेम होने के लिए कंडीशंस मैंने लिखाई थी। आपका पथांतर डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, एन लैम्डा लिखा रखा है। टाइम डिफरेंस समयांतर कितना होना चाहिए, एन टी, आंटी पड़ोस वाली। और डेल्टा फाई लिख दो या फाई लिख दो, तो लिखा रखा है मैंने सब आपको पहले 2n पाई। ये कंडीशन होगी तब जाके क्या होता है अपने पास में, ये सेम फेज होता है, समान कला होती है। अब इस कंडीशन में इन वेव को क्या खिलाना, मिलाना है। मिलाने का मतलब इस वेव को इसके ऊपर उठा के रखो। तो भाई जब शादियां होती है, दो को मिलाते हैं तो रिजल्ट आता है कुछ महीनों बाद। तो इनसे भी मिलके कुछ ना कुछ नया रिजल्ट आएगा, क्या आएगा वही देखना है यहाँ पर। तो नया रिजल्ट यहाँ पर लाना अपन को। चलो, तो इनसे जो मिलकर वेव बनेगी, कैसी बनेगी, बनाते हैं यहाँ पर इसका डायग्राम। ये हो गई अपने पास में वाई आर, रिजल्टेंट वेव, इसलिए वाई आर लिखा हुआ है। तो जब इसको उठा के रखोगे तो आपको दिख रहा होगा इसका ये जो श्रृंग, इसका ये भी श्रृंग, इसको क्या बोलते हैं इसमें, क्रिस्ट। ये भी क्रिस्ट, नीचे थ्रोग होता ही है। दोनों का उठा के रखेंगे तो ये हिस्सा कहाँ जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से मिलेगा, नीचे वाला हिस्सा किससे मिलेगा, नीचे वाले हिस्से से मिलेगा। तो क्या होगा, इसके पास A1 रुपये है, इसके पास A2 है, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये बढ़कर इतनी। तो ये अपनी क्या हो गई, रिजल्टेंट वैल्यू। तो जो आपको मिलेगा एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का, उसको लिखा है आर, मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमा बड़ी माँ, सही है। कितना हो जाएगा, ये A1 प्लस में ये A2 हो जाएगा। कुछ समझे, यानी जब इस कंडीशन में अगर वेव्स मिल जाएंगी तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी वो आपकी कैसी बन जाएगी, बड़ी। दिख रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, A1 प्लस A2। बिल्कुल वेक्टर की तरह है, कल भी कही थी। जब दो वेक्टर क्वांटिटियाँ, सदिश राशियाँ एक दिशा में होती है तो याद करो दोनों का क्या होता है, सिंपल सम। सेम ऐसे कैसे यहाँ भी क्या करना है, A1 प्लस A2 करना है। अब अगर अपन आए इंटेंसिटी की फॉर्म के अंदर, तो इंटेंसिटी के लिए क्या होता है, आई। ये भी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। कितना हो गया, के। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, आर, तो ये कितना हो गया, आर मैक्सिमम, सही है। चलो रखिए वैल्यू, तो स्क्वायर तो भूल ही गए अपन यहाँ पे। तो ये आई मैक्सिमम, ये के, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू रखिए और कोई बहादुरी का काम नहीं करा, उठा के यहाँ से रख दिया, सही बात है। यानी इस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी किसकी, इंटेंसिटी की। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, इंटेंसिटी किसको शो करती है, अगर अपन साउंड के लिए बातें करेंगे तो इंटेंसिटी आपकी लाउडनेस को शो करती है। लाइट के लिए बातें करेंगे तो ये इंटेंसिटी किसको शो करती है, उसकी चमकने की प्रॉपर्टी को, ब्राइटनेस को, सिंपल भाषा में कहा जाए तो, सही है। चलो, यानी अगर दो वेव्स इस कंडीशन में कहीं पर सुपर इम्पोज हो जाती है और इंटरफ्रेंस कर जाती है सेम फेस के अंदर, और अगर मैं साउंड के लिए बातें करूं और मैं वहां पे खड़ा हूं, तो जो आपको आवाज आएगी वो तेज सुनाई देगी, समझे। और अगर लाइट वेव के लिए बातें करें, उस जगह पे आप खड़े हो तो आपको जो लाइट ऑब्जर्व होगी
वो नॉर्मल लाइट से क्या होगी, ज़्यादा चमकीली आपको दिखाई देगी। अगर इसी को अपन यूँ करें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यदि A1 बराबर A2 इक्वल टू 0, I1 बराबर ये कितना हो गया, I2 इक्वल टू कितना, I0 माना है अपन ने। उस कंडीशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2A0 रख के देख लो यहाँ पर, A0 तो कितना हो जाएगा 2A0। सिमिलर अगर इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालें I मैक्सिमम, तो रख दो इसके अंदर, तो ये कितनी आ जाएगी 4I0, सिंपल सी आ जाएगी 4I0, 4 टाइम्स आ जाएगी अपने पास में। ऐसा तो किस सपने आए, यहाँ रखो A0, यहाँ भी रख दो A0, 2 हो गए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना आएगा 4I0। इसका मीनिंग ये है, पहले बातें करते हैं साउंड के लिए। अगर साउंड वेव कहीं पर है, इस कंडीशन में सुपर इम्पोज होती है, अच्छी बात है, तो उस जगह अगर तुम खड़े हो तो आपको जो साउंड सुनाई देगी वो नॉर्मल साउंड से 4 टाइम्स ज़्यादा लाउड आपको सुनाई देगी, समझे। और अगर लाइट की अगर बातें करें तो आप उस सीजन में खड़े हो जहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, तो वहाँ पर जो आपको लाइट ऑब्जर्व होगी अपनी आंखों को, वो नॉर्मल लाइट से कितनी 4 टाइम्स ज़्यादा आपको क्या होगी, दिखाई देगी। इनको यहाँ पर लाइट में क्या कहते हैं, नाम दे रखा है इनका, चमकीली रेखा, ब्राइट लाइंस नाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि रेखा ने आज क्या लगा ली फेयर एंड लवली इसलिए चमक गई, नहीं, नाम दे रखा है जहाँ पे ब्राइट लाइट प्रेजेंट होती है उसको नाम दे दिया चमकीली रेखा से या ब्राइट लाइन से नाम दे रखा है। तो दिमाग में बात आनी चाहिए, अगर ब्राइट लाइन कहीं पे या चमकीली रेखा मिल रही है तो इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है आपका, एक तरह से कंसेप्टिव संपोसी इंटरफेरेंस हो रहा है। इस कंडीशन में वेव मिलनी चाहिए, तब जाके ये कहानी यहाँ पर ऑब्जर्व होगी, कुछ समझे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद भी होना चाहिए, और ये जो कंडीशंस होती हैं ये भी याद होना चाहिए। और रिजल्ट क्या मिलता है, चमकीली रेखा ब्राइट लाइंस आपको क्या होती हैं, ऑब्जर्व होती हैं। लेकिन ये कब होगी, केवल और केवल बताओ जब कंस्ट्रक्टिव संपोसी व्यतिकरण होगा तब। लेकिन जरूरी तो हो ही नहीं कि ऐसा ही हो हमेशा, कुछ और भी हो सकता है। तो बातें करते हैं अब सेकंड नंबर के लिए। चलिए अब इस डायग्राम को अपन मिटा देते हैं, अपनी कॉपी में लिखा करो भाई, नोट्स बनाइए। सेकंड नंबर है अपने पास में विनाशी, ये इंग्लिश में नाम है इसका डीकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाम से मालूम पड़ रहा विनाशी, जो क्या करता हो, विनाश करता हो। अब किसका करेगा तो मुझे भी नहीं पता। चलिए तो शुरू करते हैं, किसके लिए, सेकंड नंबर के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए, सही है ना। चलो विनाशी व्यतिकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक और वेव बनाते हैं अपन, चलो बढ़िया सी, मस्त मस्त। तो इधर अपने पास में ये जानते ही हैं अपन, ये हो गया y2, सेकंड नंबर वेव बना दी अपन ने, ये इसकी क्या हो गई टाइम t। अब कंडीशन आते हैं, पहले जो वेव्स थी वो किस में थी, सेम फेज में थी। अब यहाँ पर जो वेव है इनका फेज आपको चेंज करना है, किसके अंदर, अपोजिट फेज में। हिंदी में कहे तो क्या हो जाएगी, विपरीत कला। तो ये हो गया विपरीत, अपोजिट फेज। फेज का मतलब बता रखा है एंगल से। अब बनाओ कैसे बनेगी अपोजिट के अंदर, तो ये कहाँ जा रही है, वेव ऊपर। अब अपन को कहाँ बनानी है, नीचे जाती हुई। तो यहाँ से एक वेव अपन ने बनाई है इस तरह से, और ये चली गई, ये A2 हो ही गया यहाँ पर, और ये भी अपन जानते हैं ये A2। अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो कितनी बनेगी, A2 साइन ओमेगा टी। माइनस क्यों आया भाई बताइए, अगर ढंग से देखें तो ये साइन का कर्व है, ये उसका उल्टा बन रहा है, यहाँ पर लिखा भी है अपोजिट फेज, ये नीचे जा रही है तो बाहर यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, ये माइनस। इसकी इंटेंसिटी अगर मेंशन करेंगे तो कितनी लिखी जाएगी, I2 बराबर के A2 का स्क्वायर। दिख रहा है साफ साफ डायग्राम के अंदर, अपोजिट फेज, ये बेचारी ऊपर जा रही है, ये बेचारी कहाँ जा रही है, नीचे। डायग्राम में किसी के नीचे नहीं जा रही है, सही है।
विपरीत कला या अपोजिट फेज होने के लिए इंट्रोडक्शन बताया था आपको। फर्स्ट नंबर पाथ डिफरेंस कितना बताया था, 2n-1 λ/2। डेल्टा टी भी आपको बताया था, शायद याद हो जाए, भगवान भरोसे, t/2। और फेज डिफरेंस भी बताया था, सबके आगे 2n-1 लिखा हुआ है। ये कितना था अपने पास में पाई, ये कंडीशन है किसके लिए, अपोजिट फेज होने के लिए। अगर ऐसी वेव आपको मिलती है तो इनसे मिलकर जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, तो ये रिजल्टेंट वेव आपको बनानी है यहाँ पर। अब हो गई ये वाई आर। कंडीशन अपने पास में है कि A1 ग्रेटर देन है किससे, A2 से। मजा आ गए, मिलाओ भाई, ओ कैसे मिलाएं। अब ये ऊपर ये नीचे, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, उस पार्टिकल को कल समझाया था ऑसिलेशन कराने के लिए, तो ये कहाँ ले जाएगी इसको ऊपर, ये वाली कहाँ लेके जाएगी इसको नीचे, सही है। अब दिक्कत क्या है, इसकी वैल्यू है A1, इसकी वैल्यू कितनी है A2, तो ये जो पोर्शन होगा ये इससे मिलेगा। अब वैसे भी ये इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की, इसकी टेंडेंसी कहाँ है, नीचे आने की, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसको अपन ग्रेटर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 है और फॉर एग्जांपल ये 2 है, तो क्या आएगा 1, यानी जो वेव बनेगी वो कैसी बनेगी, छोटी यहाँ पर। तो ये अपने पास छोटी सी क्या बनी, वेव, सही है। इसके लिए जो आर आएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो क्या आएगा, मिनिमम, आर मिनिमम कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा अपने पास में यहाँ पर A1 - A2। A1 में से क्यों करा माइनस, क्योंकि A1 ग्रेटर था इसलिए ऊपर बनी, अगर ये ग्रेटर होता तो नीचे से बन जाती है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या लिखी गई है, सिंपल सी, A1 माइनस में A2, सही है। तो यहाँ माइनस हो गया। और वैसे भी देखो तो वेक्टर में पड़ा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में जब आपके पास में दो वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं तो अपन क्या करते हैं, माइनस ही करते हैं, P - Q, सेम थिंग A1 - A2, करेक्ट। चलो अब इंटेंसिटी को मेंशन करते हैं इसके लिए। तो इंटेंसिटी ये मिनिमम वहाँ मिली थी, मैक्सिमा बड़ी माँ, यहाँ मिल रही है छोटी माँ मिनिमा। चलिए लिखिए के आर मिनिमम का होल स्क्वायर। तो आई मिनिमम के यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, A1 - A2 का होल स्क्वायर है, सही है बिल्कुल। चलो लिख दिया अपन ने। अब चलते हैं अपन आगे, यदि ये A1 बराबर A2 हो, सारे बराबर, दोनों के एम्पलीट्यूड्स इक्वल हैं, तो अपन जानते ही हैं उस कंडीशन में है I1 बराबर भी कितनी होगी, I2 के, दोनों इक्वल होंगी। इक्वल होने पर रखो इसके अंदर वैल्यू, तो आर मिनिमम जो आएगा वो 0, और इंटेंसिटी जो मिनिमम आएगी वो भी कितनी आएगी, 0। मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ही नहीं है भाई। अब अगर ये कंडीशन में, तो जब एम्पलीट्यूड ही नहीं है इसका मतलब है कि वहां पे कोई वेव प्रेजेंट ही नहीं है, और जब वेव प्रेजेंट ही नहीं है तो आप समझदार हो। वहां पर अगर साउंड के लिए बातें करें, जब वेव भी नहीं है तो एनर्जी नहीं है, तो मतलब उस जगह पर अगर डीकंस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण होता है तो उस जगह पर आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगी, सही है। अगर लाइट की बातें करें तो लाइट के केस में यहाँ पर आपको कोई लाइट वहां पर ऑब्जर्व ही नहीं होगी। लाइट जब ऑब्जर्व नहीं होती है, जहां लाइट नहीं होती तो अपन क्या बोलते हैं, अंधेरा। सम्राट किल्विस, अंधेरा कायम रहे, आजकल तुम नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, चलो अंधेरा कायम रहेगा। तो यहाँ पे नाम, नाम दे रखा है, नाम ऐसा कुछ है नहीं है वहां पर, नाम दे रखा है इंटेंसिटी मिनिमम, इसका नाम है अपने पास काली रेखा, डार्क लाइंस नाम है केवल। क्यों है, इस सिचुएशन के अंदर अगर वेव सुपर इम्पोज होती है, इंटरफेरेंस करती हैं, तो वहां पर लाइट आपको ऑब्जर्व नहीं होती है। जहां लाइट नहीं होती है वहां डार्कनेस होती है, इसे नाम क्या रख दिया, सिंपल सा काली रेखा, सही है। तो दो चीजें मिल गई, एक चमकीली रेखा और एक काली, मतलब एक रेखा जिसने लगाई फेयर एंड लवली, एक रेखा जिसने नहीं लगाई फेयर एंड लवली, सही है। चलो तो ये कंडीशंस और जो सिचुएशंस है ये आपको क्या रखनी है, याद रखनी है यहाँ पर, अच्छी बात है। चलो याद तो रहेंगी, सिंपल सी कहानी, एक सेम फेज में एक अपोजिट फेज में। सेम फेज में क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम 4 टाइम्स होगी नॉर्मल की, यहाँ कितनी हो जाएगी, 0। जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी लाइट के लिए वहाँ क्या होगा, ब्राइट लाइंस मिलेंगी आपको, यहाँ पे क्या मिलेंगी, डार्क लाइंस मिलेंगी, करेक्ट। चलो ये तो थी टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में।
अब जो अपन कल बातें कर रहे थे कि साहब इंटरफ्रेंस में होता क्या है, मिलने से रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट ये आता है आपको क्या मिलती है, डार्क्स और ब्राइट लाइंस, काली और चमकीली रेखाएं आपको मिलती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब आपके पास में क्या होना चाहिए भाई, फेस या तो सेम फेस हो या क्या हो, अपोजिट फेस हो। ये उस टाइप की कंडीशंस के लिए वैलिड है। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि वेव्स के लिए हमेशा फेस कितना हो, सेम फेस ही हो या अपोजिट फेस हो। फेस तो कुछ भी हो सकता है। फेस का मतलब एंगल, जैसे पढ़ा होगा वेक्टर के अंदर कि दो वेक्टर अगर आपके पास में क्वांटिटीज हैं, दो सदिश राशियां हैं, तो उनके बीच में एंगल 0 से लेकर 180 आगे भी जा सकते हो कहीं पे भी। लेकिन दो कंडीशन में अपन निकालते हैं वहां पर, एक कब, जब सेम डायरेक्शन होती है P + Q, एक कब होती है जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, क्या होता है P माइनस में कितना होता है Q। सही है, दो है, उसके अलावा एंगल नहीं होते, एंगल होते हैं। तो यहाँ पे भी फेस डिफरेंस आपके पास में कुछ भी हो सकता है। तो दो सिचुएशंस थी जिनके बीच में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और एक के बीच में मिनिमम वैल्यू मिलती है। सही बात है कि नहीं है? दो कंडीशन आपने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर अपने पास में एक डेरिवेशन है, छोटा सा, छोटा सा नहीं है, काफी बड़ा सा है, लेकिन इतना कोई यूजफुल नहीं है, आराम से कई बार कर चुके हैं। क्या है? व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। इंग्लिश में अगर बोले अपन तो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफ्रेंस। अब ये कहाँ से आ गया? ये इसलिए है कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है यहाँ पर कि अगर आपके पास में केवल दो फेस, दो एंगल, कौन से वाले, सेम फेस और अपोजिट फेस हो, तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा और मिनिमम मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ दूसरा फेस आ गया, एंगल 90 आ गया, 30 आ गया, 60 आ गया, 45, कुछ ऊपर भी आ गया, देन आपको क्या मिलेगा? तो एक ओवरऑल फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक मैथमेटिकल एनालिसिस करना है। किसके लिए? वेव्स के लिए। किसके लिए? इंटरफ्रेंस में। सही है। तो यहाँ पर मिलने के लिए अपन जानते हैं दो वेव्स होती हैं, तो पहले अपन बनाते हैं दो वेव्स। तो ये y1 बराबर, ये हो गई a1 साइन ओमेगा t। ये अपनी फर्स्ट नंबर क्या हो गई? इक्वेशन, पहली इक्वेशन है। अगर इसके अपन बातें करें इस वाली वेव की, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ओरिजिन से। साइन का ग्राफ है भैया, a1 साइन ओमेगा t, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ओरिजिन से ये क्या हो रही है? अपनी स्टार्ट हो रही। कहाँ जाएगी? डायग्राम बनाया थोड़ी देर पहले, अगर अपन देखें भी यहाँ पर, तो ये यूं चलेगी, इस तरह से ट्रेवल करेगी। अब अगर दूसरी वेव बनाए जो सेम फेस में, जानते ही अपोजिट फेस होता तब भी जानते हैं अपन, तो एक ऐसी वेव ले रहे हैं जिसके लिए फेस डिफरेंस अपने पास में कंसिडर करते हैं अपन, ये a2 साइन ओमेगा t, और ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, फाई। ये फाई, इनके बीच में क्या हो गया? फेस डिफरेंस। इसकी वैल्यू 0 से लेकर कुछ भी हो सकती है, जितने एंगल आप बना सकते हो वो सारी हो सकती हैं। अगर ये 0 है तो सेम फेस में हो जाएगी, अगर ये पाई है तो ये अपोजिट फेस में हो जाएगी। उनके रिजल्ट अपन जानते ही हैं। तो एक ओवरऑल अपन को निकालना है। निकालना क्या है इसके अंदर? आपको एक तो रिजल्टेंट इनसे मिलकर जो बनेगी उसकी इक्वेशन निकालनी है। सेकेंड नंबर क्या निकालना है कि रिजल्टेंट जो वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा। सही है। फिर इंटेंसिटी क्या आएगी। तो 3-4 चीजें जो है अपने को यहाँ पर निकालनी है। सही है ना? चलिए, अब ये दोनों वेव्स मिलती है, दिख रहा है यहाँ पर फेस कितना है अपने पास, ये दिख रहा है पाई, दोनों को माइनस करोगे तो ये फाई बचेगा। तो इनसे मिलकर जो रिजल्टेंट बनेगी, परिणामी तरंग, तो मैंने बता रखा है, परिणामी कल बताया था कि जब भी वेव्स मिलती हैं तो जो भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है वो दोनों का एक तरह से क्या होता है? वेक्टर सम। तो यहाँ y = कितना हो गया अपने पास में? ये सिंपल दोनों को जोड़ना है। और वैसे भी अपन जानते हैं यार, मिलाना ही तो है, शादी भी करनी इनकी। तो y1 + y2 जो करेंगे यहाँ पर, तो कर दिया y1 + y2, सिंपल सा, और कुछ नहीं किया। फिर ध्यान रखना है कि जब मिलाते हैं तो सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती भाई। शादी करते हैं तो जो रिजल्ट आता है ना कुछ महीनों के बाद में, तो वो इंसान ही पैदा होते हैं, जानवर नहीं होते। तो प्रजाति वही रहती है, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। छोटा बड़ा हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। सही है। रखो उठा के यहाँ पर वैल्यूज की। तो y1 बराबर ये है ओमेगा टी, प्लस में यहाँ पर ये ओमेगा टी, और ये अपने पास में साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो गया? प्लस में
फाइव। अच्छी बात है, हो गया फाइव। इससे बढ़िया बात क्या होगी अपने पास में, सही है। अब दिक्कत ये है कि ये डेरिवेशन खत्म तो यही हो गया, फिर भी इसको अपन क्या करेंगे, आगे घसीटेंगे थोड़ा सा। अब मुझे आता, हाँ बिल्कुल मजे आते हैं। मजे इसलिए आते हैं, आपको बता रखा है पहले, किसी भी वेव की, ये जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन करते हैं अपने पास में, तो इनकी जो इक्वेशंस होती हैं वो एक जनरल फॉर्म होती है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की फॉर्म में। ये नहीं आ रही है उस फॉर्म में, तो इसको उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता, a1 साइन ओमेगा टी, कुछ नहीं। इसका तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो कुछ दिनों पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी का, संभावनाएं कम है याद होने की। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करिए यहाँ पर। तो ये अपने पास साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ इसको खोलिए तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगभग सबको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी ओ और ये कितना हो जाएगा अपने पास कोस फाइव। फिर लगाते हैं अपन प्लस, फिर जो जो यहाँ लिखा हुआ है इसका उल्टा कर दीजिए यहाँ पर। तो नीचे लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगी उधर। तो ये प्लस में A2 साइन फाइव और ये कॉस ओमेगा टी। सही बात, सही है। चलो अब दिख रहा होगा इसमें भी और इसमें भी, दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, साइन साइन कॉमन लीजिए, सही है। तो यहाँ से y इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a1 a2 और ये cos फाइव। तो यहाँ पे अपने पास a1 प्लस a2 और ये cos फाइव और पीछे बच जाएगा, ये पीछे बचता है जो बचता है जो साइन ओमेगा टी। इसमें से कॉमन लिए, इसका कुछ करा ही नहीं, छोड़ दिया बेचारे गरीब को। तो ऐसा कैसे इसको यहाँ मेंशन कर दो, तो ये प्लस हो गया A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। तो ये अपने पास में ये A2 साइन फाइव और ये कितना हो गया कॉस ओमेगा टी, करेक्ट, सही है। केवल साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया और जो कॉमन लेना था वो ले लिया इसमें से, अच्छी बात है। यहाँ पर अब अपन मान रहे हैं, अपन कुछ चीज मेजरमेंट कर रहे हैं अपनी तरफ से। कैसे हम कर रहे हैं, देखो इधर, इन दोनों से मिलकर कोई ना कोई वेव बनेगी नहीं, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड दोनों को मिलाने के बाद रिजल्ट आता है कुछ महीनों बाद, तो बनाना भाई। उसके लिए मान रहे हैं, तो क्या मान रहे हैं यहाँ पर, माना परिणामी तरंग का जो आयाम मतलब एम्पलीट्यूड ये कितना है r, और जो कला कोण है यहाँ पर वो कितना है अपने पास अल्फा है। अब ये क्या चीज आ गई है, क्या कह रहे हैं, इनसे मिलकर जो बनेगी उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना एज्यूम कर रहे हैं अपन r है, और जो एंगल ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं अल्फा। एक एग्जांपल लेते हैं वेक्टर का, आपने सबने पढ़ा होगा, ये वेक्टर है p और ये है वेक्टर q, इनके बीच का जो ये एंगल है ये कितना हो गया फाइव, जो कलांतर फेज डिफरेंस अपन बोलते हैं, सही है। अब इनसे मिलकर जो बनता है, आपने पढ़ा होगा ये जगह पे कहाँ से गुजरेगा, ये बीच से, रिजल्टेंट इनसे मिलकर जो बना r, ये जितना एंगल ड्रॉ करेगा ये अपने पास में क्या हो गया ये अल्फा। सेम वही कहानी यहाँ पर है कि इनकी जो रिजल्टेंट वेव है वो कितने फेज से आगे पीछे होगी फ्रॉम ओरिजिन। अब इसको अगर वेव फॉर्म में बनाया अपन, तो इनसे मिलकर जो बनेगी, मान लो इनसे मिलकर कोई वेव बनी, उसका एम्पलीट्यूड कितना ले रहे हैं अपन r, तो हो सकता है वो ऐसे बने, तो ये उसका एम्पलीट्यूड, और जो ये दिख रहा है यहाँ पर ये ओरिजिन से आगे पीछे ये क्या हो जाएगा फेज, ये जरूरी नहीं ऐसा हो, ये ऐसा भी हो सकता है, ये इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो ये ओरिजिन से इसको आगे पीछे बढ़ाओगे तब भी वही फेज हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, फेज हो गया। कहाँ से चल रही है, तो ये तो अपने पास अल्फा बन जाएगा, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा आर बनेगा। तो इस रिजल्टेंट वेव के लिए अपन को अभी ये चीजें निकालनी है, तो ये एज्यूम करा है अपन ने अपनी इच्छा से। अब एज्यूम करने के बाद पहली चीज जो अपन यहाँ पर ले रहे हैं वो क्या है अपने पास, देखो a1 प्लस a2 cos फाइव, तो ये जो लिख रहा है a1 प्लस a2 और ये cos फाइव, इसको मैं क्या ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, r cos अल्फा, सही है। ऐसे ही सेकेंड नंबर इसमें दिख रहा होगा a2 साइन फाइव,
इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आर साइन अल्फा। इस कोस अल्फा ही क्यों लिए, साइन अल्फा ही क्यों लिए? और मैथ्स पढ़ते हैं अपन, कोस और साइन का सबसे बढ़िया काम क्या होता है कि इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो कितने हो जाते हैं, 1। ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है। तो अपनी सॉल्यूशन करने के लिए मानो मत मानो बराबर हो जाता है। अब इनकी जगह पे ये प्लेस करिए जो वैल्यूज है यहाँ पर, तो ये है y बराबर, इस जगह कितना हो गया, ये r, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोस अल्फा साइन ओमेगा टी, वहाँ है ही सही पहले से, ऐसे r यहाँ कितना हो जाएगा, साइन अल्फा, सही है, और ये कितना हो गया, कोस में ओमेगा टी, सही है। इसमें अगर ढंग से देखें r तो कॉमन आ ही जाए, दिख रहा है ना। अब कोस अल्फा साइन अल्फा दिख रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये अगेन अपने पास में क्या बनेगा, एक फॉर्मूला किसका, साइन a प्लस बी का, अगेन ये फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस बी का। तो इसको जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगी r, ये साइन, ये ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये क्या बन गई अपने पास में, एक जनरल इक्वेशन बन गई, किसकी, मेरी नहीं बनी, इनसे मिलकर जो वेव बनेगी उसकी जनरल इक्वेशन बनी है, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें जो अपन को निकालनी है, पहली तो है r, दिख रहा होगा, सेकंड नंबर यहाँ ओमेगा मैंने पहले कहा, अल्फा, ये दो चीज अपन को निकालनी है। तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, अपने पास ये इक्वेशंस हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर ये 4 है, आराम से इनसे निकाल सकते हैं। तो इस पूरी कहानी को एक सिंपल जनरल फॉर्म में लाने के लिए ये इतनी भिजाभड़क करनी पड़ी। सिंपल सा डेरिवेशन है, एग्जाम में नहीं आता है लेकिन काम बहुत आता है, फॉर्मूलेज में हर जगह पे खूब काम आता है ये वाली सिंपल सी। और वैसे भी जानते हैं साइन के आगे जो भी अपन लिखते हैं इक्वेशन में ये एम्पलीट्यूड होता है, ये अंदर की कहानियाँ। तो दो चीज अपन को अब यहाँ पर क्या करनी है, इसके लिए निकालनी है, कौन सी, ये दो चीजें। चलें आगे चलते हैं। तो आज के अपन क्या निकालेंगे, आर निकालते हैं, चलो बाकी चीजें अपन फिर बाद में निकालेंगे। चलते हैं, पहले मिटाते हैं इसको। चलो इसमें है अपने पास में आर, आर क्या था, आर था परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करना, ये था अपने पास में आर। चलो निकालते हैं बेचारे आर को, जो छुप के बैठा हुआ है किसके अंदर, इक्वेशन में, साइन के आगे लिखा हुआ है। चलो निकालो, कैसे निकालें। तो अपने पास इक्वेशन नंबर 3 थी और इक्वेशन नंबर 4 थी, यहाँ लिखी थी थोड़ी देर पहले, आगे पीछे करके देख सकते हो वहां पर। अब सबसे बढ़िया काम क्या है अपने पास में, जो समीकरण नंबर है 3 का भी स्क्वायर करो और 4 का भी स्क्वायर करो और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दीजिए। मतलब 3 को भी स्क्वायर करना है, 4 का भी स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ देना है। लेकिन पहले काम क्या करना है, वर्ग करना है उनका। चलिए करते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, इधर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो इधर वाली कहानी थी। अब उते वाली कहानी पे चलते हैं। ठीक है, तो ये a1 प्लस a2 कोस फाई का स्क्वायर, सही है, प्लस इधर है अपने पास a2 स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर फाई। समझ गए, केवल क्या करा है, दोनों को स्क्वायर करके वर्ग करके जोड़ दिया। आर इसमें से कॉमन आ ही जाएगा, फिर दिख रहा है कोस स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 9 में पढ़ के आए हैं, कितना होता है 1। तो यहाँ लिख दीजिए कितना, 1 लिख दीजिए। तो ये आर स्क्वायर, सही है। इसकी जगह पे ये a2 ये बचेगा, प्लस में ये a2 स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर फाई। इसको भी खोल सकते हैं अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर। तो खोलिए, तो खोलेंगे तो ये a1 स्क्वायर
A2 स्क्वायर और प्लस में 2 A1 A2 कोस फाई प्लस में ये A2 स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर में कितना हो जाएगा ये फाई। सही है नहीं है? खोला है, केवल कुछ भी नहीं किया। फिर अगर ढंग से देखें, इसमें भी A2 है, इसमें भी A2 है, कॉमन आ जाएगा। सही है? तो इसमें से जो कॉमन आएगा ये A2, फिर क्या बचेगा कोस स्क्वायर और नीचे अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1। तो लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा A1 स्क्वायर, यहाँ से ये A2 बचेगा प्लस में ये 2 A1 A2 और ये क्या बच जाएगा कोस फाई। और ये फॉर्मूला तो बहुत परसों से याद है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ कोस फाई। चलो तो लास्ट में जो फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास वो जो बचेगा ये बचेगा R बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 और ये अपने पास क्या आ जाएगा कोस फाई। ये फॉर्मूला बचेगा किसके लिए? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, जो बिल्कुल सिमिलर टू वेक्टर सम वाला फॉर्मूला है। आराम से याद कर सकते हो, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ये निकालने का प्रोसीजर है। इसी में दूसरी चीज क्या होती है अपने पास आगे, कला कोण अल्फा। बताओ किसे करें कला कोण अल्फा ज्ञात? समीकरण नंबर 3 और 4 दिख रही होंगी आपको, आपके पास तो है, मैं तो मिटा दिए मैंने तो कुछ नहीं करना। जो समीकरण नंबर 4 है उसमें 3 का भाग दे दो। तो समीकरण 4 में 3 का भाग देने पर, 4 में 3 का भाग दीजिए, भाग देना है, भाग देंगे। याद करिए लिखा हुआ है R साइन अल्फा, इधर R कोस अल्फा। लिखा है? नहीं लिखा? लिखा भाई। चलो तो यहाँ पे A2 साइन फाई लिखा हुआ है, इधर अपने पास ये A1 प्लस A2 कोस फाई लिखा हुआ है। जो कटता है उसे काटो, R से R कट ही गया, साइन अपॉन कोस कितना होता है 10। तो ये 10 अल्फा बराबर ये A2 साइन फाई और ये A1 प्लस A2 ये क्या हो गया कोस फाई। ये अपना दूसरा फॉर्मूला है, किसके लिए है? रिजल्टेंट वेव कितने फेज से पास होगी उसको शो करने के लिए, लेकिन ये इतना काम में नहीं आता। जनरली काम में तो कौन सा आएगा? ये वाला ही। सही है? फॉर्मूलेस बिल्कुल सिमिलर टू वेक्टर है। सही बात है? तो ये रिजल्टेंट जो वेव बनती है उसके लिए एम्पलीट्यूड, और ये जब एम्पलीट्यूड और आपको फेज मालूम है तो कोई परेशानी नहीं है, फिर तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। सही है? अब इसके आगे की जो कहानी है वो इंटेंसिटी के लिए है और किसी के लिए है, वो अपन करेंगे फिर कल, मतलब अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय बाय।